दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच आए हुए हैं थोड़ा सा इस बच्चे लोगों से कुछ पूछने के लिए। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं ये सब बच्चे से कुछ आर्ट्स में पूछते हैं, क्या जानकारी दे पाते हैं। तुम बता बउआ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? आरती कुमारी। चलिए, आरती कुमारी इसका नाम हुआ है। तो आरती जी आप बताइएगा, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, आप बताइए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। यानी फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश की। बिल्कुल सुंदर बोली है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक, बहुत सुंदर बोली है। मेटरनिक की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनर्जागरण करना। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा था। चलिए, बिल्कुल सुंदर है। और बोलो, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटनाओं से माना जाता है? पुनर्जागरण से। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ है? संवैधानिक राजतंत्र। बिल्कुल सुंदर बोली। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता किसे? मेजनी को। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। किसने अपनी कूटनीति की बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप में एकदम बना दिया है? काउंट काबूर ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी। मेजनी, बिल्कुल सुंदर बोली। इटली के एकीकरण में नायक कौन है उसका? नायक मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। और फ्रांस की क्रांति का कब कब हुआ था? 1789, 1830, 1848। चलिए, दीजिए बगल वाले को। बताओ तुम्हारा नाम क्या हुआ बउआ? शबनम कुमारी। शबनम कुमारी। तुमसे पूछते हैं, तुम बताओ सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में वैसे लोग जो मजदूर, गरीब, किसान शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्य वैसी प्रणाली है जो समानता एवं जमींदारों को अधिकार दिया जाता है, उसे समानतावाद कहते हैं। बताओ गिलोटिन क्या है? गिलोटिन गिलोटिन एक प्रकार का मशीन है जो जिसपे तेज ब्लेड के द्वारा मार दिया जाता है। वहीं पे खड़ा रहना है तो तेज ब्लड के कारण मार दिया जाता। क्या बोली है? उस पे गिलोटिन एक मशीन है और जिसपे उसपे चढ़ा करके उसे गिरा दिया जाता है और काट दिया जाता है। हाँ, सही बोली है। थोड़ा सा इधर रहना, ठीक है। बताओ 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम बताओ। 17 मुख्य काम। पहला नेशनल असेंबली की स्थापना हो गया। दूसरा और नया संविधान बना और अपना नया राष्ट्रगान बनाया। हाँ, और आगे समानतावाद क्या है? समानतावाद वैसी प्रणाली है जो समानता एवं जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता था। अच्छा, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में वैसे लोग जो छोटी मोटी नौकरियां करके अपना रोजगार बनाते हैं उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है। और साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्य जिससे बड़े देश को जब कोई बड़ा देश छोटे देश को जबरदस्ती हटाकर अपना अधिकार जमाता है उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक एक चांसलर ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो घोर क्रियावादी था। उसका कहना था कि शासन तो करो लेकिन जनता का भलाई ना करो। इटली के एकीकरण का नायक कौन है? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। हाँ, तो चलो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? रिया कुमारी। रिया कुमारी। तो रिया कुमारी है। तुम बताएगी कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता के आधार पर बल दिया। उदारवादी राष्ट्रवाद के आधार पर कहना था कि गरीब आगे बढ़े तब बल दिया गया। जाल्वे राइन क्या है? जाल्वे राइन एक व्यापारिक संस्था था जिसका गठन 1834 में पर्सा ने किया था। इसका मुख्य कार्य
इसका मुख्य कार्य इसका मुख्य व्यापारियों का व्यापारियों के हितों में रक्षा करना। इस संस्था में पूरे जर्मनी आर्थिक रूप से एक कर दिया। चलो मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक एक ऑस्ट्रेलिया का चांस था कि चांसलर था? चांसलर था। चांसलर था। और इसका कहना था क्या? इसका कहना था कि जो किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। अच्छा, मेटरनिक का जन्म कब हुआ था? 1834 में। हाँ? नहीं, 15 मई 1773 में। मेटरनिक का मृत्यु कब हुआ है? मेटरनिक का मृत्यु 11 जून 1859। लुई 18वां सम्राट कब बना? 1815। लुई 18वां का जन्म कब हुआ है? 17 नवंबर 1755। तुम क्या बोलते रहे, बोलना नहीं है। चलो दो, इसका क्या नाम हो गया? ए छोटे मेरा तुम बताओ, लुई 18वां सम्राट कब बना? लुई 18वां सम्राट बैठो वहां पे। 1815। बोलो 1815 में। लुई 18वां का जन्म कब हुआ? लुई 18वां का जन्म बताओ तो, पढ़ती लिखती है ये नहीं है। ए लड़की इधर देखो। 17 जनवरी 1815। 17 नवंबर 1755। बोलो लुई 18वां का मृत्यु कब हुआ? तब बताओ, इतना बच्चा में तुम ही ने वो कमजोर है। क्या सर करती है? बोलो इटली के एकीकरण का नायक का नाम बताओ। मेजनी। हाँ काउंट काबूर गैरीवाल्डी। ठीक है, दो बगल में। क्या नाम हुआ? सोनाली। तुम्हारा नाम सोनाली है? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। तो तू बताओ, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव और प्रेम भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति। ये लड़की नहीं देख रही है, यहाँ कैमरा चल रहा है तो फिर यहाँ देखो, इधर कैमरा में सीधे देखना डायरेक्ट। बोलो साम्राज्य यानी फ्रांस की क्रांति कब बोली? 1779 ईस्वी को, 1830 ईस्वी को। 79 की 89? 89। हाँ। 1830 ईस्वी को, 1848 ईस्वी को। अच्छा, साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद जब कोई बड़ा देश जब छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा ले, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। हाँ। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर क्रियावादी राजा था। उसका कहना था कि किसी राज प्रशासन तो करो लेकिन भलाई ना जनता की भलाई मत करो। इटली के एकीकरण का नायक का क्या नाम है? इटली का एकीकरण का नायक का नाम मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी। मेटरनिक का जन्म कब हुआ था? मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का मृत्यु कब हुआ? 11 जून 1859। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का क्या नाम था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? सेंट हेलेना नामक टापू पर। सेंट हेलेना नामक टापू पर। चलिए दीजिए बगल में, इसको दो। हाँ, बता तुम्हारा नाम क्या है? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी नाम है। चलिए सिमरन कुमारी, आप बताइएगा, तुमसे पूछते हैं एक बड़ा क्वेश्चन। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक कारणों के अनुसार माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था और इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। जबकि चलो बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म कब हुआ है? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। बचपन का नाम बता दो इसका। नेपोलियन दी बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति सेनापति के रूप में ये क्या कर रहा था काम? 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया था। चलो अगला क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं। नेपोलियन के द्वारा किए गए काम बताओ, राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान बताओ।
राष्ट्रवाद के प्रसार अरे विशेषाधिकार का समाप्त कर दिया, ऐसा बोलो ना। विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया और चलो तो बगल वाले को, पढ़ती नहीं है, याद करके नहीं लाई है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या हुआ? नीलम कुमारी। चलिए नीलम कुमारी, तुम बताओ सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? बताओ। समाज में वैसे रहने वाले लोग जो गरीब किसान मजदूर उसे ही। चलो साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई बड़ा देश छोटे देश पे जबरदस्ती अपना अधिकार जमाने लगता है उसे ही सर्वहारा वर्ग। राष्ट्रवाद किससे कहते हैं? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ये लोग जो है ना घर में थोड़ा कम मेहनत करती है, जिसके कारण ये आप लोग को देखना पड़ा। अब लड़का बिरादरी को बुलाते हैं, पूरा कॉपी पूछ देंगे, वो सब बता देगा। तो धीरे धीरे जो है और कुछ बोलना चाहती हो? चलिए, क्या पूछेगी? क्या पूछेंगे कि हम याद तो करते लेकिन याद क्यों नहीं होता है? चलो लो, चलिए क्या कुछ बोलना चाह रही है लड़की, बोलो। सर, हम जो पढ़ते हैं वो याद भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको घबराहट क्यों होता है और अच्छे से सुना क्यों नहीं पाते हैं? यानी पहले से पता रहता है। हाँ। मतलब याद करती है, पढ़ती है, भूल जाती है। हाँ। अच्छा ठीक है, जब यहाँ से पढ़ के जाती है तो क्या क्या करती है, कब पढ़ती है फिर दोबारा? पढ़ते घर में जब टाइम मिलता है, सुबह पढ़ते हैं और रात में पढ़ते हैं। देखो सुबह शाम जो है ना, सबसे पहले यहाँ जो हम पढ़ते हैं इसे जाना है, उसके बाद इसे रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करना, फिर शाम में, सुबह में, दोपहर में, हमेशा बार बार एक बार पढ़ देना है। ठीक है, सुबह में उठना है, उसको पढ़ना है और दिमाग को भटकाना नहीं है। जैसे सहेली में, मित्र में, इधर उधर जब दिमाग भटकता है ना तो माइंड में थोड़ा घुसता कम है, इसीलिए जो है सबसे बड़ा कारण है मित्र। ठीक है, इस कारण इस सबको क्या करना है, साइड करना है, फोकस एक चीज़ पे देना है। उसका कहानी जब बताते हैं, उस कहानी, लड़का अल्लाह ने उस कहानी पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। शायद ऐसा नहीं होगा कि भूल जाएंगे। तो ये बहुत सारा बच्चा में ये कारण रहता है कि पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो अंदर में जो होता है ना, जैसे स्टेज पे बुलाने के बाद हर बच्चा में होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। यहाँ जानते हैं, आपको भी पता है, लेकिन जो है ना घबराहट के कारण यहाँ पे बोल नहीं पाते हैं। ये सबके साथ होता है और ये धीरे धीरे, जैसे आपको आज बुलाएं स्टेज पे, आज पहला दिन आई स्टेज पे, मुझे लगता है, बाकी वहाँ से बताया यदि यही क्वेश्चन यदि हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुमको वहाँ पे पूछ दें तुम बता देती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है तुम बता नहीं पाते। इसका रीज़न यह है कि प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आदत नहीं बनाए हैं। पहला बार में लगता है कि लोगों सुनेगा तो क्या कहेगा और ये दुनिया वाले देखेगा तो क्या कहेगा। ए लड़का, फिर डिसिप्लिन मेंटेन रखो। तो दुनिया वाले जैसे एक आदमी सुनता है, देखता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं मोबाइल में, बहुत सारे बच्चे देखेंगे और बहुत सारा गार्जियन भी देखेंगे, तो उसे लगता है, बच्चे के अंदर में मन में भावना पैदा होता है कि भाई वो देखेंगे, हम गलत बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो लाइन बाय लाइन बोलने के जो चक्कर में रहते हैं ना कि भाई जैसे लिखल वैसा ही बोलना, वो भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं, एगो शब्द भूलें बस सब खत्म हो गया। तो हम लोग को वैसे नहीं करना है। यदि एक लाइन भूल गए तो जहाँ तहाँ से भी बोल सकते हैं, कहानी यदि याद रहता तो बोल देंगे। इसका मेन रीज़न है कि आपको आज तक कभी कभी यहाँ पे आए ही नहीं। तो आप देखिए धीरे धीरे यही 20 क्लास, 10 क्लास, 15 क्लास जब हो जाएगा, यहाँ पे बुलाते रहेंगे तो एक आदत बन जाएगा। आदत बन जाएगा तो धीरे धीरे उल्लास बढ़ेगा, मन की ये बढ़ेगा, उसके बाद आप बोल दीजिएगा, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आप स्टेज पे कभी आते नहीं हैं, यही कारण है कि हम बोल नहीं पाते हैं। स्टेज पे यदि हम बार बार आएंगे तो एकदम हम बोल देंगे। तो बस अभी आज पहला दिन स्टेज पे है, अगली बार आप लोग को बुलाएंगे इससे बेहतर रहेगा, फिर बुलाएंगे फिर उससे बेहतर रहेगा। ऐसे करते करते आप 10-20 बार आइएगा तो आपने पूछिएगा कि सर अब हिचकिचाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ बोलना है? नहीं। चलो, तो अब ये सब लोगों को, सभी बच्चे को अब अपने सीट पे भेजते हैं और उसके बाद जो है लड़का बिरादरी को बुलाते हैं। ठीक है, तुम लोग पीछे में जाकर बैठेगी, नहीं तो यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। चलिए आ जाओ लड़का, छोटे सब बच्चा आ जाओ, सब अपना अपना यहाँ पे रख देना है। चलिए
देखिए अब ये सभी बच्चे से पूछना हम शुरू करते हैं। चलिए, कहाँ कुछ लिखा हुआ है? क्या बोलेगा? जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का वर्णन करें। चलो बताओ। यूरोप में राष्ट्रवाद का वर्णन करना हम यही चाहते हैं कि इतिहास एक विषय है, एक किताब है, इसका एक चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये लड़का जो है, रुक जाओ, ये लड़का पूरा बोलने जा रहा है। पूरा बोलेगा मतलब हिस्ट्री में जितना पढ़ाएंगे टोटल? यस सर। पूरा पूरा मतलब अपना मने से? यस सर। हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फिर भी सर। बताओ। चैलेंज? यस सर। एकदम चैलेंज है? हाँ सर, पूरा बोल देंगे सर। रुको जरा साइड हो जाना। तुम चैलेंज कर रहा के एकदम पूरा बोल देंगे? यस सर, बोल आगे देंगे सर। मैया, तब तो एकदम दुनिया वाले देखो भाई साहब, ये पूरा एकदम जो है ना चैप्टर 1 पढ़ के खत्म कर दिया। तो अभी एक क्लास और बचा हुआ है, ये लड़का पूरा बोल देगा। तो आज आप लोग भी देखिए लीजिए कि ये कैसे पूरा बोलता है, जरा सुनिएगा। हाँ, जरा सा एकदम जो समय कम लेना है, 5 से 7 मिनट में अपने बातों को खत्म कर देना है, ठीक है? चलिए देखिए, छोटा कैसे कहता है, छोटा पैक बड़ा धमाका, उसी प्रकार से आप लोग देखिए जरा सा। ये बच्चा आया एकदम पूरे एकदम बोलने के लिए, एकदम ये है। तो चलिए बताओ। हाँ, इसे आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा और कैसा लगाने लगा इसके बारे में जरा बोलिएगा। चलो बोलना शुरू करो तो शुरू से। तो हम लोग आप अभी बताने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास एक विषय, एक बुक है, उसका चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले आता है यूरोप में। यूरोप है क्या? यूरोप एक महादेश है। पूरे विश्व में टोटल 7 महादेश है, जिसमें एक यूरोप महादेश भी आते हैं। यूरोप महादेश में बहुत सारे देश आते हैं, बोहेमिया, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया और फ्रांस, जो इटली। आगे बढ़ते जाना है, इनमें की सब एकदम बोलना जरूरी है, एकदम पटापट आगे बढ़ते जाना है। इटली और इत्यादि बहुत सारे देश आते हैं। तो हम पहले चलते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस एक देश है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब फ्रांस में टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहले 1789 की क्रांति, और दूसरा हुई थी 1830 की, और 1848 की क्रांति हुई थी। तो 1789 की क्रांति में हुआ था कि एक लुई 16वां एक शासक था फ्रांस में, जो कि शासन करता था। वो एक निरंकुशवादी शासक था। उसने जो था पूरे जनता को परेशान करके रखा था। उसके शासन में 3 वर्ग होते थे, पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा होता है मध्यम वर्ग। पादरी वर्ग होते थे जो कि पुजारी होते, चर्च में पूजा कराते थे और वह उनको बेहतर जाति का माना जाता था। दूसरा होता था कि कुलीन वर्ग, वो जो कि बहुत अमीर व्यक्ति होते थे और उनके पास बहुत पैसा, बहुत व्यवसाय के लोग होते थे। तीसरा होता था मध्यम वर्ग, जो कि छोटे मोटे काम करके व्यवसाय करके अपना जीवन यापन, अपना जिंदगी गुजारते थे उसका। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को लुई 16वां ने विशेष छूट दिया रखा था कि तुम जो भी करो तो ठीक है। और मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनको बहुत परेशान करता था कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तुमको ऐसा कर लगेगा, तुमको वो कर देना पड़ेगा। और तो और लुई 16वां ने सामंती व्यवस्था लाई थी। सामंती व्यवस्था में होता क्या था कि एक सामंत होता था जो कि राजा का एक विशेष आदमी होता था। कहानी एकदम जो विशेष आदमी होता था वो गरीबों के घर जाता था, मध्यम वर्ग के लोग के पास जाता था और उनसे कर वसूली करता था। जो भी अनाज होता था उनसे कुछ हिस्सा ले लेता था। तो इससे जनता लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनका अनाज भी चल जाता था, उनका पैसा जो कर था वो भी कर के रूप में चला जाता था। तो वो खुश नहीं थे। उसने सोचा कि अब हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया था, एक आवाज़ उठाना शुरू किया। तो लुई 16वां जो था उसके ऊपर विरोध किया था। और उसका एक लुई 16वां एक पत्नी थी जिसका नाम था मेरी अंतोइनेट था। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। वो छोटे मोटे पार्टी में, फंक्शन में कुछ भी होता था तो बहुत पैसा लुटाती थी और बहुत खर्चीली थी। इसलिए लुई से उसकी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी कमजोर होने लगी। इसलिए जनता ने मिलकर आवाज़ उठाई और लुई 16वां को कैदी कर उसके बाद मेरी अंतोइनेट को पकड़ा और दोनों को एक साथ गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर काटकर फांसी की सजा दी गई। इसी घटना को कहते हैं 1789 की क्रांति। अब चलते हैं 1830 की क्रांति में। 1830 की क्रांति में हुआ क्या था कि लुई 16वां जब उसको मार दिया गया था तो नेपोलियन दी बोनापार्ट आया था। नेपोलियन बोनापार्ट, उसका बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। इसका जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था।
इसने क्या किया था, जो लुई 16वां निरंकुशवादी था, जो घटिया काम किया था, उसको सारा को हटाकर बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे से काम किया। वो लोग भी, जनता लोग बहुत खुश था, सबको समान अधिकार दिया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और बहुत सारे अच्छे काम किए, तो इससे जनता लोग भी बहुत खुश था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उसने सोचा कि फ्रांस को तो हम बहुत अच्छा बना ही रहे, क्यों ना हम पूरा यूरोप को अच्छा बनाए। तो यूरोप को अच्छा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग जो देश था उसको कब्जा करके उसको सुधारना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सुधारना शुरू किया, यानी कब्जा शुरू करने किया। कब्जा क्या करेगा, जब उसमें युद्ध लड़ेगा। तो युद्ध लड़ना जब शुरू किया तो उसने देखा कि युद्ध शुरू किया अगल बगल देश के, तो अगल बगल देश पर जब भी किया हमला किया तो अलग अलग देश सारे एक हो गए, पर्सा, रूस, इंग्लैंड सारे एक हो गए, और उसको लगा कि हमको जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है हमको हरा देगा और हमारे पर कब्जा करके शासन करेगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, उसे मारकर, मतलब उसे हरा कर उसे भेज दिया गया, एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया। फिर उससे आया और 100 दिन फिर शासक किया, 100 दिन, फिर उसके बाद फिर उसमें लड़ा, फिर उसको हार कर सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया। फिर 1821 ईस्वी में वह 52 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यही 1815 में उसको जब सेंट हेलेना नामक टापू पर भेजा गया तो वहाँ पर एक संधि हुई थी, वियना की संधि। उसमें जो किया गया था, उसमें उसका जो अध्यक्ष था वो मेटरनिक था। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक था कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो एक घोर कीजियावादी राजा था। उसका कहना था कि किसी भी राज्य पर शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। तो उसने क्या किया था, उसने कहा था कि वियना के सम्मेलन में उसने कहा कि नेपोलियन दी बोनापार्ट जितने भी अच्छे काम किए थे सबको हटाकर एक फिर से निरंकुशवादी शासक ही लाना चाहिए। तो उसके बाद वही आया, तो लुई 18वां उसको बना दिया गया, मेटरनिक ने लुई 18वां को बना दिया उसका फ्रांस का शासक। तो लुई 18वां जो था वो अच्छा निकल गया, उसने क्या किया, बहुत अच्छे काम करने लगे। लेकिन जैसे वो 1815 में शासक बना, 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जल्दी मृत्यु हो गई 1824। उसके बाद आया चार्ल्स एक्स आया। चार्ल्स एक्स ने क्या किया, बहुत निरंकुशवादी शासक था, उसने भी बहुत घटिया काम किया, जिससे कहते हैं घटिया से भी घटिया वो था, वो ऐसा बहुत खत्म काम किया। उसके बाद क्या था, उसके बाद वही उसी के बाद उसने भी निरंकुश शासन किया, तो उसको भी लुई 16वां की तरह हुई, जनता ने विरोध किया और उसे भी उसको भी भागना पड़ा, उसको इंग्लैंड पलायन कर गया। उसको इतना, मतलब आंदोलन के द्वारा उसको इतना दबाव दिया गया कि वो इंग्लैंड पलायन कर गया। उसके बाद आया लुई फिलिप। तो 1830 की क्रांति तो खत्म हो गई, अब आते हैं लुई फिलिप में, जो कि 1848 की क्रांति है। लुई फिलिप में आते हैं। लुई फिलिप क्या किया, वो कहा था कि हम जनता की भलाई करेंगे, लेकिन वह एक निरंकुशवादी शासक था। लुई फिलिप ने क्या किया, सोचा कि जनता तो हमसे खुश नहीं है, तो हम पॉलिनेक को प्रधानमंत्री बना देते हैं। पॉलिनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन वो तो निरंकुश से भी निरंकुशवादी शासक निकला, इसलिए उसको भी बहुत अत्याचार किया जनता के ऊपर बहुत इतना अत्याचार किया कि जनता लोग इतना परेशान हो गया। तो फिर उससे विरोध किया और लुई फिलिप को, यानी कि पॉलिनेक का तो हरा ही दिया। तो उसके बाद क्या किया, 22 फरवरी 1848 में क्या किया, वो एक विशाल भोज का आयोजन रखा, जो कि थियर्स के माध्यम से किया। थियर्स एक मतलब नेता था, उसका नेतृत्व बना, जो कि विशाल भोज का था। विशाल भोज किया, उसी में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उसने लुई फिलिप के आगे अपना गद्दी छोड़ने का प्रस्ताव रखा। तो उसके कारण लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और वह इंग्लैंड पलायन कर गया। इसलिए इसके बाद 1848 की क्रांति खत्म हो गई और फ्रांस एक स्वतंत्र देश बन गया। अब उसके बाद आते हैं, फ्रांस के बाद आते हैं यूनान में। यूनान वो भी एक अच्छा देश था, वो एक, मतलब कहते हैं ना, सबसे अच्छा देश था यूरोप का, बहुत अच्छा देश था। वह बहुत शिक्षित भी था, उसमें बहुत देश विदेश से लोग आते थे, उसमें पढ़ के जाते थे और अपने देश में उसका नियम कानून को लागू करते थे। यूनान एक बहुत अच्छा देश था। उसमें क्या कहते हैं, एक राजा था जो कि सोचा कि हमारा देश तो चल ही रहा है अच्छे से, हमारे देश के अंदर बहुत देश भी आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और अच्छे
अच्छे विचार लेने के लिए आते हैं। तो क्यों जब हमारा देश अच्छा चल ही रहा तो उसको क्या करने की जरूरत है? तो वो उसने कुछ नहीं किया और वो एक भोग विलासी बन गया। मतलब उठता था, खाता था, अपना काम करता था, फिर सो जाता था, यानी कि देश के बारे में कुछ नहीं सोचता था। इससे क्या यह बात तुर्की को पता चल गया, तो तुर्की ने सोचा कि यूनान का राजा तो भोग विलासी हो गया, क्यों ना अभी ही मौका है उस पर कब्जा जमा ले। तो उसने उस पर युद्ध करके उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। अब उसके बाद कब्जा जमा लिया, अब तो यूनान करेगा तो करेगा क्या? कुछ नहीं कर रहा। यूनान ऐसे ही भोग विलासी बना हुआ था और लोग उसके अंदर आ ही रहे थे। उसके बाद क्या किया यूनान ने? उसके बाद कुछ तो दुनिया का मतलब यूनान ने आवाज़ उठाई, लेकिन तुर्की ने नहीं सहना। इसलिए कुछ तो दुनिया का एक हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत मतलब यूनान को आदेश को आज़ाद कर दिया गया तुर्की पर, जिसने कि ऑस्ट्रिया, पर्सा और सभी लैंड आप लोग देख पा रहे हैं, बस रुको, बहुत ज़्यादा बोल रहा है और हम बीच बीच से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। लाइए जरा सब, हाँ, जिसमें पूरा लिखा हुआ है। आप बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ तहाँ से, उसके बाद बता करके भेज देंगे। लेकिन बहुत एकदम बोल रहा है, कितना बताइए जानकारी, जितना हम बताएं सब घोर के पी लिया है, वो एकदम उसी समय याद एकदम करवा दिए हैं। चलो कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछ लें। यस सर। चलिए तुम सबसे पहले ये बताओ, मेजनी कौन था, इसके बारे में बोलो। मेजनी एक बहुत मतलब इटली का एकीकरण, इटली भी एक उसको 300 भाग में बांट दिया गया था, तो उसको भी एक करने में मेजनी का अहम योगदान रहा। तो मेजनी कौन था? तो मेजनी एक जो था मतलब दार्शनिक व्यक्ति था और उसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। 1805 ईस्वी में वो मेजनी मतलब वो इटली को एकीकरण में बहुत नायक मतलब उसको अहम योगदान रहा। चलिए रहने दीजिए। अब उसके बाद जो है बताइए, आपसे सवाल है मेरा कि यंग इटली नामक संस्था का गठन कब हुआ? यंग इटली का 1831 में हुआ था, जो कि मेजनी ने किया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली का नामक स्थापना किया था, ठीक है। और अंग यूरोप का स्थापना यंग यूरोप का 1834 में किया, वो भी मेजनी ने ही किया। और जो है मेटरनिक के पतन के बाद मेजनी पुनः इटली आया था ना? अच्छा ठीक है। चलिए अब इसको जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये लड़का बहुत बता दिया है। चलो बैठो, तुम सब समय तुम ही ले लेगा तो फिर दिक्कत है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुमित कुमार। क्या नाम हो गया? सुमित कुमार। सुमित कुमार। तुम बताओगे सबसे पहले बोलो, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। इस फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। इसके कारण में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, पर सभी प्रदेशों की आर्थिक एवं स्थिति खराब हो गई थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी। इसी क्रांति को वोल्टेयर, रूसो तथा मोनेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। उसके बाद बताएगा मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर तिर्यावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य पर शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। और मेटरनिक काल कब से कब तक चला? 1815 से 1848 तक। जन्म मृत्यु बता दो। 15 मई 1773। मृत्यु 11 जून 1854। और ऑस्ट्रिया का ये क्या था? क्रांतिकारी और प्रधानमंत्री था। वियना संधि का मुख्य नेता और क्रांतिकारी और लोकतंत्र का विरोधी। राजाओं को शक्ति को क्या करना चाहता बढ़ाना चाहता था। वियना सम्मेलन की उपलब्धियां बता दो। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्र को वापस करने को कहा गया था। इटली के कई छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया था। फ्रांस के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया था। इटली के एकीकरण का बाधक तत्व बोलो। 3 गो बाधक तत्व। इटली कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में विभक्त था। और इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसी विदेशों राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। और इटली की राजधानी पोप का प्रभाव था। इटली के एकीकरण का नायक बताओ। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गैरीबाल्डी। मेटरनिक। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा। जाल्वेराइन का स्थापना किस राज्य ने किया? पर्सा ने। सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर। रुको 1 मिनट।
लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। काबुल कौन था? काबुल इटली का इटली का एकीकरण प्रधानमंत्री। चलो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? विवेक कुमार। तुम बताओ। हाँ, देव। अच्छा, देव कुमार है। तू बताओ, मेजनी कौन था? मेजनी एक राष्ट्रवादी शासक था। बताओ राष्ट्रवाद, बताओ राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या तुम पढ़ता है? बताओ, पढ़ता उड़ता है नहीं या यहाँ तक लाने में दिक्कत हो जाता है? अच्छा, आज पहली बार है, बोल नहीं पाए। देखो, जानता सब है लेकिन बोल नहीं पाता, यही बात ना? यस सर। अच्छा ठीक है, साइड में तो पूछ लेंगे एक बार, ठीक है? जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नित्यानंद कुमार। क्या नाम है? नित्यानंद कुमार। नित्यानंद कुमार। तुम बताओगे कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर क्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य पर शासन तो करो लेकिन जनता का भलाई ना करो। यानी मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना घर छोटे मोटे काम करके गुजारते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तुम लोग जरा सोच लो रे, तुम लोग को बुलाएंगे, 2 शब्द बोलने के लिए बोलो इस क्लास के बारे में, कोचिंग के बारे में, कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक, बोलो। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में रहने वाले वैसे लोग, गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। 1830 की क्रांति का प्रभाव को लिखें। देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया। पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों का विकास। बोलो। वियना में कांग्रेस के लक्ष्य को सफल कर दिया। जर्मनी, इटली, हंगरी, यूनान की व्यवस्था को पूरे विश्व में आंदोलन। चलो दो उसको। क्या नाम हुआ तुम्हारा? लव कुमार। चलिए, बहुत सुंदर नाम है। तुम बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। वो फ्रांस की क्रांति में वह सेनापति काम कर रहे थे। नेपोलियन दी बोनापार्ट को विश्व के महान सेनापतियों में गिना जाता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया और 18 मई 1804 ईस्वी को वह फ्रांस का सम्राट बना। अपना नया कानून बनाया और तुम लोग हल्ला क्या करता है? यहाँ डिस्टर्ब होता है। अब हो गया, बस 2 बच्चा बचल है। चलो बताओ, मेजनी का जीवन परिचय बताओ। मेजनी का जीवन परिचय। मेजनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को हुआ था। उनका मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी में हुआ था। ज्यूसेppe मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी थे। उनका जन्म इटली के जनेऊ में हुआ था। उनमें बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी और वह कानून की पढ़ाई भी किए थे। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? बताओ। मध्यम वर्ग से समाज में रहने वाले वे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग समाज में रहने वाले वे सभी लोग जो मजदूर किसान और 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण 1700 राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। बौद्धिक कारणों को माना था। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई सोलामा था। उसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति को वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्टेग्यू ने आगे बढ़ाया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। जाओ, चलो और 2 लड़का कौन बचा हुआ है? और इधर सब लड़का को तो नहीं बुला पाएंगे, आज समय हो जाएगा ज़्यादा। बस 2 लड़का से और बुला करके पूछ लेते हैं। और देखिए, आ गया क्रांतिकारी लड़का। इसको आप लोग जानते होंगे, बार बार आते रहता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमित राज। अमित राज। पूरा बिहार में टक्कर देने वाला ये लड़का है। और ये लड़का जो है कितना बार जो है जिला में टॉप आया है और जिला में अच्छा रिजल्ट लाया है और मेडल हासिल किया है। और इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कई बार दिखाए होंगे, या नहीं दिखाएं तो एक बार दिखा देंगे।
और इसी प्रकार से जो है इसके जैसा भी मेहनत कीजिए। और ये भी लड़का देखिए क्रांतिकारी लड़का है, वीर है, और इसे मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो इसे जो है ना बोल देंगे, जिसके जितना इसे पढ़ा दिया गया सारा चीज़ ये बोल देगा। ये अगला बिहार टॉप में गिना जाता है। बिहार टॉप उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा, बस इसका मेहनत रहना चाहिए। मेरा मेहनत तो है ही, बस ये अपना साथ दे दे, और जिस तरह से लग रहा है एकदम बिहार टॉप आएगा ही। ठीक है, तो बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्था वाले ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, बाद में जा कर के टॉपर को खरीद लिया जाता है, 5 लाख 4 लाख 3 लाख में खरीद लिया जाता है। तो उस समय जो है ये जो वीडियो काम करेगा, देखिए भाई ये लड़का कहाँ पढ़ रहा था और किसके पास पढ़ रहा था, उस समय ये वीडियो काम करेगा। और कितनों जो है हवाई में बात करेगा, उस समय नहीं चलेगा, क्योंकि ये वीडियो प्रूव है। बताओ लड़का, सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें 5 लाख रुपया में ख़रीदा जाएगा, गेट पर एकदम जो है शिक्षा मंत्री जो पूछा जाएगा सवाल उवाल, वहाँ पे टॉप आएगा, तो 12 में बहुत सारा जो है ऑनलाइन वाले पढ़ाने वाले टीचर रहेंगे, तो वो तुमको ख़रीदना चाहेंगे, तो सोचेगा कि पवन सर तो भाई पढ़े हैं वहाँ पे, तो ये ठीक है, वहाँ पे मुझे लैपटॉप दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, 5 लाख रुपया भी इनाम दिया जा रहा है, क्या उसी का नाम लेगा कि यही छोटा मोटा कोचिंग का नाम लेगा? आप ही का नाम लेंगे सर। ऐसा कैसे तुम कह सकता है कि मेरा ही नाम लेगा, क्योंकि लोभ सबसे बड़ा चीज़ होता है। नहीं सर, लोभ में नहीं पढ़ेंगे, मैं ऐसी जो पढ़ाए, जो मतलब मेरे मार्गदर्शक शिक्षक के जो रास्ता दिखाएं, इतना मेहनत करवाएं, उन्हीं का नाम लेंगे कि कितना रुपया पैसा वो दे, लेकिन मानना नहीं है। यस। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर बोला है। तो ठीक है, तो तुम अभी तुम लोग को ख़त्म होने जा रहा है, बस एक क्लास बचा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप के राष्ट्रवाद में संक्षिप्त में 5 से 7 मिनट में खींच देगा, एकदम शॉर्टकट में चलना है, ज़्यादा एकदम विस्तार नहीं बताना है, ठीक है? तो 5 से 7 मिनट में एकदम बोल ले, धारा प्रवाह बोलना है, ताकि दुनिया, जैसे कि हमको जो है पढ़ाना थोड़ो है, चाहे अगले बच्चे को जो है हमको पढ़ा थोड़ो रहे हैं, जो हमको समझाना है, हमको तो अपना क्वालिटी दिखाना, भाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्या हम जान रहे हैं, ठीक है? ये क्वालिटी को प्रदर्शन करना, तो धारा प्रवाह बोलना है, ठीक है? चलिए बोलना शुरू कीजिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से, यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर था पहला इतिहास का, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है, यानी कि हमारे 20 में 7 महादेश है, उसमें से यूरोप एक महादेश है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की और ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, बोहेमिया, डेनमार्क इत्यादि। तो पहले आप बताते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, या फिर राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की सोच के, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवादी। और राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी से यूरोप में हुई थी। उसके बाद राष्ट्रवाद में जो सबसे पहली वो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ था। फ्रांस में 3 क्रांति हुआ थी, पहले 1789 क्रांति, फिर 1830 क्रांति और 1848 क्रांति। पहले हम आपको 1789 क्रांति के बारे में बताते हैं। तो 1789 ईस्वी की क्रांति के समय वहाँ का जो राजा था वो था लुईस सोलंबा, जो कि पूरा निरंकुशवादी, रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी शासक था, और वह जनता की भलाई नहीं करता था, यानी कि पूरा उस जनता को देखने के लिए नहीं मांगता था। और उस समय जो है फ्रांस में जो समाज था वो 3 वर्ग में बटा हुआ था, पहला पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। और वो जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार दिए हुए था, और मध्यम वर्ग को कुछ भी नहीं समझता, यानी कि मध्यम वर्ग का तो पूरा भेदभाव करता था, फिर भेदभाव करता था। और ये जो है, और उससे जो किसान भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसने ये फ्रांस में जो समंती व्यवस्था लाया हुआ था, जिसके अनुसार समंती व्यवस्था में क्या होता था कि अगर किसान ज़्यादा फसल उगाए तो उसमें से राजा का आदमी या फिर सामंतों को ही जो किसान के द्वारा उपजाए गए फसल में ज़्यादा अधिकार दिया जाता। इससे क्या होता है, किसान भी खुश नहीं था। उसके बाद फिर अब आते हैं व्यापारी का। तो व्यापारी भी एक यानी कि व्यापार करता था, उस पर भी बहुत सारा टैक्स लगा दिया था। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाता तो उसमें भी टैक्स लगा दिया, यानी कि आंतरिक आयात निर्यात कर लगा दिया था। इसके लिए वो भी खुश नहीं था। तो व्यापार भी खुश नहीं थे, किसान भी खुश नहीं थे। मध्यम वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन छोटा मोटा नौकरी से या फिर व्यापारी के माध्यम से करते हैं, उसे हम मध्यम वर्ग, यानी कि वो लोग किसान रहे, व्यापारी रहे, चाहे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, सब यानी उससे क्या था, परेशान था। और उसकी एक लुईस सोलंबा की एक पत्नी थी जिसका नाम था मेरी अंतोनियत। वो भी मतलब कि उतना वो भी बहुत पैसा खर्चा करती थी, और छोटा मोटा पार्टी में पूरा उड़ाती थी पैसा, और अपने आदमी को ओहदा दिलाने के लिए पूरा लगा रहती थी, और बहुत पैसा खर्चा करती। इसीलिए इसके कारण लोग जो था वो लुईस सोलंबा और उसकी पत्नी से पूरा एकदम परेशान हो गए थे। तब लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक क्रांति करें। तो फिर उन्होंने 1789 की क्रांति किया था, जिसे उन्होंने 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बैस्टिल के दुर्ग को घेर लिया। उसके बाद फिर फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई, और इसमें लुईस सोलंबा पर क्या किया गया, सबसे पहले उसे कैदी बना लिया गया, फिर उसे जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया। फिर उसके बाद उसकी पत्नी और
और लुई सोलमा को भी क्या उसको गिलोटिन पर चढ़ा कर उसको फांसी दे दिया गया। अब गिलोटिन क्या होता है? तो गिलोटिन एक मशीन होता है जिसमें तेज बले लगाकर सिर काटकर मृत्युदंड दिया जाता है। फिर ये जब इसे हम कहते हैं 1789 ईस्वी क्रांति। 1789 ईस्वी क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक कार्य किए, जैसे नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, आंतरिक आयात निर्यात कर माफ कर दिया गया, समानती व्यवस्था खत्म कर दी गई, सबको समान अधिकार दिया गया, अपना एक अलग राष्ट्रभाषा यानी कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा दर्जा दिया गया और अपना एक अलग राष्ट्रगान भी बनाया गया। उसके बाद फिर आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि जब खाली हो गया, यानी जब ये मर गया 1793 में जब फांसी दे दिया गया था लुई सोलमा मेरी अंतोनेट को, तो वहाँ का सीट खाली हो गया। तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, जिनका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था और उनका बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। और वो जो है फ्रांस की क्रांति में वो सेनापति के रूप में काम कर रहे थे और उनका नाम जो है विश्व के महान सेनापति में गिना जाता है। और ये 1789 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किया और बहुत सारे संघर्ष करने के बाद 1804 को जो है वो फ्रांस का राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे सकारात्मक कार्य, जिसे फ्रांस में राष्ट्रवादी का परिचय बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। फ्रांस में क्या किए? उन्होंने जन्मजात विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, यातायात के साधन को अच्छा और सुगम कर दिया, संचार व्यवस्था को भी अच्छा और सुगम कर दिया। उसके बाद फिर समानती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, आयात निर्यात कर भी माफ कर दिया गया, सबको समान अधिकार दिया गया। और नेपोलियन जब राजा बना था उसने अपना एक अलग कानून बनाया, जिसे हम कहते हैं नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। और इसने सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ये राष्ट्रवादी का परिचय बढ़ा था। उन्होंने जर्मनी जो था वो 300 राज्य में विभक्त था, तो नेपोलियन ने उनको मतलब यानी इसको जर्मनी को जो है 39 राज्य में मिला करके जर्मन राइन महासंघ का निर्माण किया। और इटली को जो है इटली में 3 राज्य में मिला के उसका निर्माण किया, एक सिसिलियन गणराज्य और लिगुरियन गणराज्य और ट्रांसपेरेंट गणराज्य। उसके बाद फिर नेपोलियन सोचा कि सिर्फ हम अपने देश में क्यों कर रहे हैं, और अलग यानी कि जो से अलग अगल बगल में जो क्षेत्र था उस पर भी वो कब्जा करने गए। बोला कि हम सिर्फ अपना देश को नहीं सुधारेंगे बल्कि सब पूरा यूरोप को सुधार देंगे। तो उन्होंने 1814 में पहले एक नील नदी के अति पे एक यानी कि युद्ध लड़ा था, जिसके कारण उन्हें जो है एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया था। और वहाँ एल्बा द्वीप से लेकिन वो भागा है 100 दिन का, वहाँ से भागे, फिर 100 दिन के बाद भागा है और 100 दिन तक जो है वो यहाँ क्या फ्रांस में शासन भी किया। फिर 1815 में जब एक वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें कि 1815 में यानी कि 18 जून 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ था कौन? फ्रांस था और दूसरी तरफ रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और परसा था। इसके कारण तो इसमें निश्चित है कि फ्रांस का हार होना था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गए और उनको जो आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर नेपोलियन को जो है बंदी बना करके, कैदी बना करके उन्हें सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया। 52 वर्ष की आयु में उनके 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, इसकी नेपोलियन बोनापार्ट की। फिर जब मृत्यु हुई तो वहीं यानी कि वियना की ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है जिसका नाम है वियना, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, यानी कि वियना सम्मेलन में बहुत सारे देश भाग लिए थे। जैसे यही जो हराए थे नेपोलियन को, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, परसा हो गया, ऑस्ट्रिया, परसा, रूस और ब्रिटेन ने एक वियना सम्मेलन हुआ था। उसमें वियना सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि नेपोलियन द्वारा जितना भी सुधारात्मक कार्य किया, यानी कि नेपोलियन द्वारा लाए गए यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और नेपोलियन द्वारा पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। और नेपोलियन ने जितने भी राष्ट्रवादी बढ़ाया था उसको कुचल कर रख दिया गया और फ्रांस में बुर्बा राजवंश को फिर से उसका स्थापना किया गया। और नेपोलियन के द्वारा ये जो हुआ था वियना सम्मेलन, उसमें बहुत सारा उपलब्धि भी प्राप्त किया था। क्या था कि वियना ये नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र को क्या आपस में बांट लिया गया और इटली को 300 राज्य में विभक्त कर दिया गया। फिर इटली में 300 और फ्रांस में वो जो है 2 भाग में बांट दिया गया। फ्रांस पर भारी जुर्माना का टैक्स लगा दिया गया और फ्रांस में पूरा बुर्बा राजवंश की स्थापना कर दी। ये था वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ। फिर वियना सम्मेलन की उपलब्धि के बाद फिर आते हैं जब ये नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई थी, तब वहाँ यानी कि वियना सम्मेलन में ये कहा गया कि फिर से बुर्बा राजवंश की पुनः स्थापना की जाए, यानी कि लुई 18वां को वहाँ का राजा बनाया गया। और लुई 18वां का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1755 में और मृत्यु 1824 में हुआ था। लुई 18वां का पूरा नाम था ये लुई स्टेनिस्लास जेवियर। और उन्होंने क्या किया, यानी कि फ्रांस में बदलती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखा और उन्होंने इस पर थोपने का यानी कि जो था एक प्रकार से यानी थोपने का प्रयास नहीं किया था और उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया। फिर समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद उनकी 1824 में मृत्यु हो गई, क्योंकि जो अच्छा आदमी आता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, तो 1824 में उसकी तो क्या मृत्यु हो गई। फिर मृत्यु होने के बाद वहाँ का राजा कौन बनता है? फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम, जो कि बहुत ही एकदम प्रतिक्रियावादी, निरंकुशवादी और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो यही यानी 1830 में क्रांति हुआ था, उसी के बारे में बताएंगे अब कि चार्ल्स दशम जो था 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा था चार्ल्स दशम, जो कि एक बहुत ही निरंकुशवादी, प्रतिक्रियावादी और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने हुआ जो है फिर से फ्रांस में निरंकुश शासन कायम करना चाहता था और उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामंतों के नेता यानी कि पोलिग्निक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री बनते ही पोलिग्निक ने क्या किया, लुई 18वां के द्वारा लाया गया यानी कि समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर अमीर वर्ग को विशेष अधिकार दिया
जब ये बात जनता को पता चली तो आम जनता ने इसका विरोध किया। तब 25 जुलाई 1830 को 4 नियम बना करके और राजस्व अध्यादेश जारी कराकर उन्होंने आम जनता से मताधिकार का जो अधिकार छीन लिया और सिर्फ जो है ये विशेष यानी कि अमीर वर्ग के लोगों को ही ये दिया मताधिकार का। उसके बाद फिर 26 जुलाई 1830 में जब ये समाचार में प्रकाशित हुआ कि इन्होंने ये पॉलीटेक्निक ने 4 नियम प्रकाशित किए हैं तो पूरा जनता भड़क गई और सड़क पर आ गई और फिर आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन शुरू हो जाने के बाद फिर आंदोलन हुआ था, शुरू कब हुआ था, ये 26 जुलाई 1830 को हुआ था आंदोलन शुरू हो गया था और पेरिस की जनता पूरा भड़क गई थी। उसके बाद फिर 31 जुलाई 1830 को ये भाग कर कहाँ चला, इंग्लैंड का 4 दशम जो है भाग कर इंग्लैंड चला गया। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई, फिर से यानी कि बुर्बो राजवंश का शासन खत्म हो गया और लुई ऑरलेंस वंश की स्थापना हुई, जिसमें से कि लुई फिलिप को राजा बनाया गया और वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र आ गया। फिर जब लुई फिलिप तो फिर 1848 में क्रांति हुआ। वो क्रांति क्यों हुआ, क्योंकि लुई फिलिप भी एक उदारवादी शासक था और उसने जो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए उन्होंने 1840 में गिजो नामक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को शासक बनाया। उन्होंने कहा था कि जब मेरी सत्ता आएगी तो अगर आप हम लोगों से खुश नहीं तो हम गिजो को प्रधानमंत्री बना देते हैं। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद गिजो ने क्या किया, वो पूंजीपति वर्ग का समर्थन किया और आर्थिक नीति में कोई भी परिवर्तन करने से इंकार कर दिया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और फ्रांस में बेरोजगारी भुखमरी और गरीबी बढ़ गई। जिससे कारण जब ये बात थियस को पता चली तो उन्होंने 22 फरवरी 1848 को थियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो विशाल भोज का आयोजन किया गया। फिर और इसमें कहा गया कि इसमें यानी कि विशाल भोज में कहा गया कि राजा की गद्दी को छोड़ो और फिर क्या आंदोलन वहीं से शुरू हो गया। फिर अंततः 24 फरवरी 1848 को जो इंग्लैंड से इसको लुई फिलिप को पलायन करना पड़ा और वो भाग गया। इसी को हम कहते हैं 1848 की क्रांति। और वहाँ फिर लुई फिलिप को भागने के बाद उनका जो है ये लुई नेपोलियन वहाँ का राजा बनता है। फिर ये हो गया खत्म। अब आपको बताते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी कौन था, तो मेजनी का पहले नेपोलियन के बारे में पूरा जीवन परिचय देते हैं ये मेजनी के बारे में। तो मेजनी का जो पूरा नाम था वो था जोसेफ मेजनी और उसका जन्म जो है वो 22 जून 1805 को उसका जन्म हुआ था। उसका जन्म इटली के एक शहर जिनेवा में हुआ था और वो जो इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा भी उन्हें कहा जाता है। और वे जो थे वो इटली के महान राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी थे। वे कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति थे। उन्हें बचपन से ही राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की लेकिन उनका उद्देश्य था कि इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाना। इसके लिए उन्होंने पहले तो शुरू में कार्बोनरी नामक संस्था से संगठन से जुड़े, लेकिन जब संगठन से तो उन्होंने 1830 में एक नागरिक आंदोलन चलाया जिसे मेटरनिक ने क्या दबा दिया। तो फिर 1830 में इन्हें पलायन करना पड़ा। पलायन करने के बाद फिर इन्होंने 1831 में एक यंग इटली का स्थापना किया और 1834 में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की। फिर यंग यूरोप की स्थापना किया। इतना जो संस्था का जो वो कर रहे थे स्थापना, इस सबका उद्देश्य था सीधा सिर्फ एक इटली का आएगा, इटली में गणतंत्रवादी का स्थापना करना और सबको एकीकरण करना। फिर जब इटली का एकीकरण, लेकिन जब इस सब संस्था का स्थापना हो गया, फिर 1848 में जब मेटरनिक का पतन हुआ तो फिर से इन्होंने एक जनवादी आंदोलन चलाया। लेकिन इसे मेटरनिक यानी कि इसे ऑस्ट्रिया ने फिर से इसे दबा दिया। और फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेजनी ने बहुत सफलता बहुत कोशिश की इटली का एकीकरण कर, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। लेकिन इन्हें इटली में राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। अब बताते हैं यूनान के बारे में। तो यूनान जो था एक हम बोल सकते हैं कि यूनान का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन गौरवमय रहा है और इसे जो है यूरोपीय सभ्यता का पालन करता भी कहा जाता है। ये ज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान में पुरातन केंद्र बिंदु था। और यूनान में जो है दूसरे देश से लोग यहाँ आकर के यहाँ पढ़ते थे और अपना देश का विकास करते थे। लेकिन यूनान खुद तरक्की नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता था कि तुर्की उस पर क्या था, उस पर गुलाम बनाया हुआ था जब वो, क्योंकि वह तुर्की का गुलाम था। अब इससे छुटकारा पाने के लिए गुलाम जो बनाया बाद में बनाया था, पहले से गुलाम नहीं था। ठीक, हाँ सर, पहले से गुलाम नहीं था तो उसके बाद तुर्की उसको बनाया गुलाम। जब ये भोग विलासी हो गया था तब हाँ खाता था, आराम से पड़ा रहता था। यस हाँ सर। तो फिर जब तुर्की गुलाम उसको बना लिया था यूनान को, तो इससे छुटकारा पाने के लिए यूनान ने क्या किया, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का गठन किया और ताकि तुर्की को पूरा तरीके से कमजोर किया जाए। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन और एक चीज़ और कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि यानी कि लॉर्ड बायरन भी शहीद हो गए, जिससे पूरा यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। जब आक्रोश की लहर छाई तब लंदन में 1827 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कि इंग्लैंड, रूस और फ्रांस तीनों आए थे। इन तीनों मिल के जो है फ्रांस का तुर्की का विरोध कर, क्योंकि इन्होंने लॉर्ड बायरन को हत्या कर दिए थे इसीलिए।
जब इन तीनों मिलकर तुर्की का विरोध कर रहे थे, फिर 1829 में एक एड्रियानोपल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुई, जिसमें तुर्की की हार हो गई। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया और ओटो को राजा बनाया गया। यही था हमारा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संग्राम। अब हम चलते हैं 1830 की क्रांति, 1830 हो गया, 1848 क्रांति मेजनी के बारे में। अब इटली का एकीकरण के बारे में चलते हैं। तो इटली का एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण नायक थे। पहला मेजनी, गैरीबाल्डी और एक ये आते हैं काउंट काबूर, इटली के एकीकरण में। लेकिन इटली के एकीकरण में 3 बाधक था। 3 बाधक ये था कि इटली जो है कई छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र में विभक्त था, और इटली में विदेशी राष्ट्र जैसे ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था। उसके बाद फिर इटली की राजधानी रोम पर क्या था, पोप का प्रभाव था। अब कैसे कैसे एकीकरण वो बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इसके बारे में, यानी कि मेजनी के बारे में तुमने बता ही दिया था। अब बताते हैं इसके विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर का योगदान क्या था। तो विक्टर इमैनुअल जो था वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था, जो कि 1849 में बना था। वो एक राष्ट्रवादी शासक था, और उसने इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री 1852 में बना दिए थे। यानी कि 1849 में वो खुद राजा बना था, और 1852 में इन्होंने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, ताकि तुम जाओ और इटली का एकीकरण करो। अब काउंट काबूर जो था वो पूरा तुम था समझदार व्यक्ति। वो जानता था कि अगर हमको इटली का एकीकरण करना तो पहले हमको ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हटाना पड़ेगा। तो इसने फ्रांस से हाथ मिलाना चाहा, और ये जो काउंट काबूर था सबसे पहले अपना राज्य यानी कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट की शक्ति पर पहले ध्यान दिया। यानी कि उन्होंने पहले अपना सैनिक शक्ति को बढ़ाया, उसके बाद सैनिक शक्ति को बढ़ाकर उसके बाद फिर वो सोचे कि हमको फ्रांस पर क्या करना, आक्रमण करना है ये ऑस्ट्रिया पर, और उन्होंने फ्रांस की सहायता से ली। तभी क्या हो रहा था कि 1853 से 54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, जिसमें कि ये जो है ये फ्रांस के पक्ष में और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इन्होंने अपनी सेना उतार दी मैदान में। और यहाँ तक कि फ्रांस ने इसकी सहायता भी नहीं मांगी थी, फिर भी इन्होंने बिना सहायता मांगे उसकी सहायता कर रहा था फ्रांसी कौन, ये इटली वाले। जब देखा इटली वाला ये तो अपने से आगे फ्रांस, यानी कि हमने कुछ सहायता भी नहीं मांगा, फिर भी ये अपना गया। तो इस प्रकार से फ्रांस और जो ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था उसमें फ्रांस की विजय हुई। फिर कुछ दिन के बाद यानी कि पेरिस सम्मेलन हुआ था, 1856 में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें जो है रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ साथ इसको भी बुलाया गया था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो था काउंट काबूर जिनको सेना था इसको भी बुलाया गया। और काउंट काबूर आए और उन्होंने बोला कि जब हमें इटली का एकीकरण करते हैं तो इसमें ऑस्ट्रिया हाथ काल बढ़ाया, यानी कि ऑस्ट्रिया को उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जब इससे क्या हुआ कि इससे पूरे यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया, और काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के दम पर क्या किया, सिर्फ इटली का समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। इसने फिर इसी सम्मेलन में एक फ्रांस का जो राजा था, यानी कि तत्कालीन फ्रांस का राजा यानी कि नेपोलियन तृतीय ने कहा कि अगर तुमको मेरा जरूरत रहे तो हम तुमको सहायता करेंगे सैनिक शक्ति से। यानी कि सैनिक शक्ति उसको सहायता देने का वादा किया था कौन, नेपोलियन तृतीय ने वादा किया था इससे। फिर क्या हुआ, तभी 1859 से 60 में जो है ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमॉन्ट की सीमा में लेकर युद्ध हो गया, यानी कि विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो यानी युद्ध होने लगा, तब क्या किए, यानी कि फ्रांस के जो थे ये इटली का जो राजा था, फ्रांस का राजा, वो इसमें ऑस्ट्रिया ये फ्रांस के पक्ष में इटली के पक्ष में फ्रांस का राजा इसको सहायता दिया। बोला ठीक है हम सहायता देते हैं, क्योंकि उसने वादा किया था। तो इसने क्या किया, जब इसको सहायता मिला तो इससे ऑस्ट्रिया का हार होने लगा, यानी ऑस्ट्रिया पूरी तरह प्रभावित हुआ। फिर ऑस्ट्रिया हार होती, इससे लोम्बार्डी एक देश था, एक राज था, उसने ये ले लिया। जब अभी युद्ध जारी ही था कि नेपोलियन तृतीय ने अपना सेना को वापस बुला लिया। तो क्यों बुलाया था, क्योंकि इसका 2 कारण था। पहला कि वो जो है काबूल की सहायता करना बहुत खर्चीला लगा था, और इटली का एकीकरण यानी इटली को संगठित होना, उसके लिए यानी इटली का संगठित होना उसको जो उचित नहीं लग रहा था, इसको फ्रांस को, इसीलिए अपना सेना बुला लिया था। फिर जब युद्ध अभी हो ही रहा था तो फिर इन्होंने सोचा कि फ्रांस और ये इटली और ऑस्ट्रिया में एक संधि कराने के लिए, मध्यस्थता जारी करने के लिए सोचा। जब युद्ध खत्म हुआ तो क्या हुआ, इटली हो गया कमजोर, क्योंकि इन्होंने अपना इटली कमजोर हो गया था, क्योंकि इसने अपना सेना का बुला लिया था। तब एक संधि हुआ, ज्यूरिख की संधि, जो कि ऑस्ट्रिया के बीच और ऑस्ट्रिया और इटली के बीच होता है। इसमें कहा गया कि लोम्बार्डी को तो मिल गया, लोम्बार्डी जो था वो इटली को मिल गया, और वेनेसिया ऑस्ट्रिया को मिल गया, और एक नीस और सेवाई जो था ये मिल गया इसको, फ्रांस को दे दिया। क्योंकि इसमें कहा था ये क्या होता है, इटली वाले बोले थे कि अगर तुम मेरा साथ देगा तो तुमको नीस और सेवाई देंगे, और इन्होंने कहा था अगर तुम मेरा साथ नहीं देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम खाली इसमें न्यूट्रल रहो, यानी कि निष्क्रिय बने रहो। तब इसी के यानी कि लोभ जब उसको मिला फ्रांस को, तब इसका साथ दिया, और इसके बदले ये जो इटली ने था उसको फ्रांस को क्या दिया, नीस और सेवाई दे दिए। फिर नीस और सेवाई दिए तो फिर एक और बात कहा था नेपोलियन तृतीय, अगर तुम जिसका भी विलय कराएगा उसमें वो जन्म संग्रह के आधार पर विलय होगा, जिसका भी राज का तुम करेगा एकीकरण। तो इस प्रकार से दक्षिणी, उत्तरी और मध्य इटली यानी कि परमा, मोडेना, टस्करी और एगो लोम्बार्डी, इस प्रकार से ये तीनों जो है सार्डिनिया पिडमॉन्ट में मिल गए। अब जब ये तीनों सब राज्य सार्डिनिया पिडमॉन्ट में मिल गए तो फिर यानी कि इतना ही हुआ, जन्म संग्रह के आधार पर इतना सबको राज मिला। अब सिर्फ वेनेसिया
और रोम और वेनेशिया रोम और एक वेनेशिया रोम और उसके आसपास जो क्षेत्र यानी कि सिसिली और हाँ सिसिली और नेपाल इन तीनों को छोड़ के यानी कि जितना भी था सब सारिनिया पिनवान में मिल गया। अब आते हैं गैरीबाल्डी में। तो गैरीबाल्डी जो थे वो इसका जन्म 1807 में नीस में हुआ था और ये जो थे मेजनी के विचारों का समर्थक था और ये पेशे से क्या थे गैरीबाल्डी एक नाविक थे। अब इन्होंने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने नेतृत्व में एक लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापित किया जिसके कारण इन्होंने दक्षिणी इटली यानी कि सिसिली और नेपाल को एक स्वतंत्र कर दिया। अब स्वतंत्र करने के बाद ये क्या कहते हैं रोम की ओर जा रहे थे। तब रोम की तरफ जब भाग रहे थे तो यहाँ पे काउंट काबू राय बोले कि नहीं ऐसा अगर तुम रोम पर अगर तुम आक्रमण करने का तो इससे क्या होगा कि जो पोप है उसको मतलब पोप फिर आक्रमण कर देगा, इसीलिए उसको रोक दिया गया। फिर जब ये सिसिली और नेपाल्स को जब उन्होंने बिना संधि के विक्टर इमैनुअल को दे दिया हाथ में कि लाइए आप शासन कीजिए, यानी कि बिना कोई भी संधि ना क्या जो सिसिली और नेपाल को जो आज़ाद कराए थे गैरीबाल्डी उसको दे दिए, किसको विक्टर इमैनुअल को दे दिए थे कि जो लो तुम इस पर शासन करो। तब क्या हुआ था विक्टर इमैनुअल ने इन्हें कहा भी कि लो तुम दक्षिणी इटली पर शासन करो, यानी कि गैरीबाल्डी को कहा था, लेकिन गैरीबाल्डी बोले थे नहीं हमें शासन नहीं करना और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना किसान की जिंदगी जीने लगे, बोले कि नहीं हमको किसान ही रहना है। यानी कि और इस जब ये जो त्याग किए थे इसकी भावना से प्रेरित होकर एक लाला लाजपत राय जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। अब देखिए क्या हो गया था कि इस प्रकार से देखिए काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल ने मिलकर एक लोम्बार्डी और परवा मोडेना टस्कनी पर को एकीकरण किया और गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपाल को। अब सिर्फ बच गया था कौन, रोम बचा था, रोम बचा और एक और बचा था ये रोम और वेनेशिया बचा था। अब रोम और वेनेशिया बचे तो इनको क्या करें, तो 1866 में एक युद्ध हुआ था, यानी कि इसके जो आगे का जो काम हुआ ये सब विक्टर इमैनुअल कर रहे थे। तो 1866 में एक ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था ये सेडोवा का युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि वेनेशिया तो ले लिया, फिर इसमें यानी कि ऑस्ट्रेलिया पर्सा भी जब युद्ध हो रहा था तो इससे क्या होता कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया और पर्सा था कि जर्मनी का ही भाग है। तो जब ऑस्ट्रेलिया पर्सा भी 1866 में सेडोवा का युद्ध हो रहा था तो इसमें ऑस्ट्रेलिया अब इसको सहायता नहीं कर सकता था, किसका, ये वेनेशिया का। तो इसका फायदा उठा करके विक्टर इमैनुअल ने वेनेशिया को अपने में मिला लिया, यानी इटली का एकीकरण के लिए। अब फिर क्या हुआ कि 1870 में एक और युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं सेडोन का युद्ध। इसमें हुआ था कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध होता सेडोन का युद्ध। इसमें जब फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था ये जो पोप जो बचा था यानी कि जो रोम बचा था ये पोप के प्रभाव में था। तो जब फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हो रहा था तो फ्रांस के लिए जो पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। इसी मौका का फायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, विक्टर इमैनुअल ने रोम को भी अपने में मिला लिया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण। चलिए अब इसको रहने दीजिए। अब जो है बहुत सारा बच्चा भी है पूछने के लिए, उसको पूछेंगे। जरा मैथों के बारे में कुछ पूछें। हाँ से पूछें। त्रिकोणमिति के बारे में जो है ना हमको कुछ ज़्यादा नहीं, उसका फार्मूला बता दो शुरू से। हाँ अपने मन से बता दो। ठीक है सर। त्रिकोणमिति पहले तुम यहाँ से बताएगा फार्मूला, लंबकर्ण आधार को छोड़ दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से बताओ, 3 गो स्क्वायर वाला होता है ना, उससे 9 गो और 3 इंटू वाला तो 9 दूनी 18, 2 गो उधर 20 फार्मूला हमको तो बता दो। ठीक है सर। तो पहले त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहले साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, सबका फॉर्मूला बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। रूट वाला बता दो। ठीक है। फिर साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा है कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब टेन थीटा बराबर होता है सिर्फ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम बताते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। फिर अब थीटा के पूरा कौन बता देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा होता है ये कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। साइन थीटा बटे कोस थीटा की होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा। कोस डिग्री वैल्यू बता दो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री। ठीक सर। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1 बटे 2, साइन 45 1 बटे रूट 2, साइन 7 रूट 3 बटे 2, साइन 90 1 और कोस 0 का 1,
कोस 30 का √3/2, कोस 45 1/2, कोस 60 1/2 और कोस 90 का होता है 0। अब टेन जीरो डिग्री का मान होता है 0 और टेन 30 का मान होता है 1/√3 और टेन 45 का होता है 1 और टेन 60 का होता है √3 और टेन 90 का होता है इन्फिनिटी। बस अब समझ गए, 3 को तुम उल्टा कर देगा, है ना? 3 को उल्टा कर। अच्छा, 900 गुना 900 बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। वाह, बड़ी सुंदर बोला है। अच्छा, जितना इधर से पूरा क्लियर होते जा रहा है जो भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो टोटल सब्जेक्ट को अभी टच करना है। यस सर। तो अभी संस्कृत वगैरह में पहला चैप्टर हुआ कि नहीं अभी? हाँ सर, हुआ है। हिरण्मय पात्रण हो गया है? हाँ सर, उसमें हाँ हिरण्मय पात्रण हुआ, उसको हम हिंदी करके बता सकते हैं क्या हुआ। तीन श्लोक हुआ पढ़ा, तीनों का बता। हिरण्मय पात्रेण सत्य पे हितम मुखम सत्ता धर्मे दृष्टि, ये बोलो इसका हिंदी क्या? इसका हिंदी होगा कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अतः है सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस पात्र को हटा दें। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवी नाना कृतम सतस्य परम निधानम। बताओ इसका हिंदी हुआ कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं, सत्य से राही स्वर्ग जाते हैं। और ऐसा जानकर मोक्षार्थी ऋषि अपना ध्यान सत्य की खजाने की ओर लगाते हैं। बिल्कुल सुंदर बोला है, अच्छा बोला। यानी सब सब्जेक्ट को इसी तरह टंच रखना है ताकि एकदम टॉप इस बार आना है। अब ज़्यादा तो कुछ नहीं, कुछ लड़की कुछ बोलना चाह रही है कि सर आप इस तरह से पढ़ाते हैं कि थोड़ा सा इससे हम पूछ लेते हैं। तुम दोनों थोड़ा सा उतरो तो जाने दो इसको। उसके बाद फिर से हम बुलाते हैं। आ जाओ लड़की, तुम लोग आओ तेजी से आ जाओ। लो सोनाली, इधर आ जाओ। बोलो तुम क्या बोलना चाह रही थी उस समय से, जरा बता दो। सर एक शायरी है। ओ, बोलना चाह रही है? हाँ। क्या मेरे बारे में है क्या? हाँ सर। अच्छा बताओ तो क्या है। टेलर क्या उधर तेजी से, अरे आओ ना तेजी से, टोपी दो। चलो बोलो। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखना है। पढ़ना है तो संघर्ष मैथमेटिक कोचिंग में पढ़ो, इधर उधर के कोचिंग में क्या बड़ी रखा सुंदर है। अच्छा है। और कुछ बोलेगी? नहीं सर। कैसा? अच्छा, यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा, जो भी पढ़ते हैं याद हो जाता है सारा चीज़। यहीं पे सारा टिप्स के माध्यम से याद करा देते हैं सारा चीज़। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। अच्छा ठीक है, तो दो इसको। क्या नाम है तुम्हारा रे बउआ? तुम बोल रही थी कुछ वहाँ से बैठे बैठे एकदम भनभना रही थी। अब क्या भनभना रही थी जरा बता दो हमको, ठीक है? तो बता दो जरा क्या बोलना चाह रही थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाह रहे थे, बस यही बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे जितना भी पढ़ाई होता है, या आर्ट्स हो या फिर मैथ हो, जितना भी कुछ भी होता है, कुछ भी सब कुछ याद हो जाता है। यहीं पे हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि घर में तुम क्यों नहीं पढ़ती हो, और कोचिंग में सारा याद हो जाता है। लेकिन हमारा कहना है कि हाँ पढ़ते तो हैं लेकिन वहीं याद हो जाता है। लेकिन हाँ हमें पता है कि घर में भी पढ़ना चाहिए और घर के साथ रिवीजन भी करना चाहिए। हमारे सर का कहना है कि हाँ यहाँ तो पढ़ो लेकिन एक बार घर में भी जाके पढ़ो, जिससे क्या होता है ना कि सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है। पीछे वाला जितना भी होता है वो सबको पढ़ने से याद भी हो जाता है और आगे चल के भूलते हैं। हमारे सर कहते हैं कि हम नंबर के लिए नहीं पढ़ते, 10वां में तो सबका अच्छा से नंबर आ ही जाता है, लेकिन हम भविष्य के लिए पढ़ना चाहिए। भविष्य में क्या करना है आगे और नहीं करना है वो हमारा अभी का ही पढ़ाई से होता है। इसीलिए हम आप लोग से यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, भविष्य के लिए पढ़ें, नंबर के लिए नहीं। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस इतना। नंबर तो खुद ही चला का है। जब हम मेहनत करेंगे तो नंबर आ ही जाएगा। हाँ। लेकिन लाइन बाय लाइन एक एक चीज को पढ़ने अपने फ्यूचर की दृष्टि के लिए जो भी हम लोग पढ़ते हैं। अब बहुत सारा बच्चा क्या होता है रिजल्ट के लिए, तो देखो रिजल्ट ऐसे थोड़ा मिलता है। रिजल्ट बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है। तो वो भी अब देखिए, अब 250-300 नंबर जो है, 350 नंबर कोई भी ले आता है, चोरी करके भी ले आता है। लेकिन नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको जिंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए। यदि आप यहाँ से मैट्रिक इंटर पास करके जाते हो तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यही हिस्ट्री, यही ज्योग्राफी, यही भूगोल, यही मैप वगैरह जितना पढ़ते हैं, यही मैथ में जितना पढ़ते हैं, यही सब कंपटीशन में रहता है। तो मुझे वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। जितने बच्चे को हम अनुमान लगाते हैं, जितने बच्चे को हम धारा लगा देते हैं बाबू तुम ये वो, उस सब बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जान लेते हैं, मेरे बारे में वो जान लेता है। इसलिए नंबर मायने नहीं रखता है, आपका ज्ञान मायने रखता है, ठीक है? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप नंबर के पीछे मत भागिए। आप जो नंबर तो मेरे यहाँ फुल में फुल आ जाता है, 100 में 100 बहुत सारा बच्चा है, 99 तो बथेरे है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। 99, 98 ढेर नंबर है। ये सब जो बहादुर दिख रहा है सब क्या है? फूला एकदम टॉप बच्चा है। इसीलिए नंबर के लिए ये सबको मेहनत करवाते हैं। बार बार हम बोलते हैं एक ही चीज के लिए कि तुम बाबू जानते कुछ नहीं हो, इधर उधर जहाँ तहाँ छोटा मोटा जगह पढ़ लेते हो, 2 4 5 में समय बर्बाद कर लेते हो, पास कर जाते हो। तुम पटना जाते हो पढ़ने के लिए, जब तुम लेवल में आते हो तो तुम्हें लगता है कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं।
पहले लेवल में लाने के लिए गुरुजी को टाइम लगता है उसमें, ठीक है। इसलिए आप यहीं से लेवल बन के जाइए ताकि वहाँ पे हाई क्वालिटी के पढ़िए, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग तो ऐसा करते नहीं है, बचपन में 8, 9, 10 में ऐसा ही हवा बात करते हैं, उसके बाद खाली पास कर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं। तो इससे थोड़ा कुछ होता है, अपने फ्यूचर की दृष्टि से पढ़िए, समझ गए हैं। बोलो, और कुछ बोलेगी? चलिए, तो तुम क्या बोलेगी रे लड़की? चलो इधर से तुम बोल दो कुछ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आरती कुमारी। कब क्लास ज्वाइन की थी, कितना दिन पहले? कितना दिन पहले? लगभग आर्ट्स में 1 महीना पहले। अच्छा, आर्ट्स में 1 महीना पहले। मैथ में बहुत पहले ज्वाइन की थी ना। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ का पढ़ाई? यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहीं पे सब कुछ याद हो जाता है। अच्छा, यहीं पे याद हो जाता है। और ये सब जो है दुनिया वाले देख एक बार देखने के लिए आए तो ये सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है, ठीक है। चलो टोपी को दो जरा सा। पता तुम्हारा नाम क्या है? रिया कुमारी। हाँ, तो तुम कुछ बोलो जरा सा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए बताओ, कुछ बोलना चाह रही थी तुम, कुछ बोलो। चलिए शुरू कीजिए। लजाना नहीं है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो बोल रही थी, वो बोली कि हम बोलेंगे। अच्छा, ये बोली हम बोलेंगे। बताओ, अब यहाँ पे आने के बाद अब ये लोग हड़बड़ा रही है, ठीक है। कहता है मंजिल मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश करना क्यों छोड़ दे, यह गलत बात है। हाँ, गलत बात है, इसीलिए मेहनत करना चाहिए। आपका सहेली माही नहीं आई है, क्या बात है? आज उसका काम होगा इसलिए नहीं आई है। ना, इधर आओ जरा सा, इधर आओ। काम होगा कि जानबूझ के नहीं आई कि सर संडे पूछते हैं इसीलिए नहीं आई क्या? अब उसका मन जाने। लेकिन उसका भाई क्या नाम है? आशीष नाम है। आशीष भी नहीं आया, वो भी नहीं आई। हो सकता है कुछ काम के वजह से नहीं आई होगी, लेकिन पिछले संडे को आई थी नहीं। अच्छा बताई भी थी। चलिए, इसी तरह भगवान से एकदम कामना करते हैं कि एकदम अच्छा से पढ़े लिखे, तुम लोग भी पढ़ो। लेकिन कब से वो तुम्हारा मित्र है? बहुत पहले से, जब हम CBSE स्कूल में पढ़ते थे तभी से। अच्छा, CBSE स्कूल में पढ़ते तो उसी समय से है? हाँ। अच्छा ठीक है। तुमको शायद वही लाई थी कि नहीं? तब मेरी मम्मी खुद आई थी यहाँ पे। अच्छा, मतलब वो जो है पहले से यहाँ पढ़ती थी, उसके बाद पता चला कि शबनम कुमारी यहाँ ज्वाइन की, तो पता चला दोनों मिल गई नहीं। अच्छा, ऐसा बहुत सारा बच्चा ये है जो कि अच्छा रिजल्ट लाती है। ठीक है, तुम लोग जाओ, और तुम लोग जो है चलो, और लड़का जो बचा हुआ था, चलो तो अब थोड़ा सा तुम लोग का कॉपी किताब जो है, चलिए और लड़का इधर रुक जाओ। तू अब 2-4-5 लड़का यहाँ पे खड़ा रहना है। लो चलो, बोलना शुरू करो। तुम भी रखो इसको। अरे लड़का छोटे कुछ बोलना चाहता है। चलिए, ये लड़की जो है कुछ बोलना चाह रही है। हाँ ठीक है, ये दोनों मिल, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, लाओ जरा सही माइक। ये लड़की कुछ बोलना चाह रही जाते जाते समय। चलिए आओ इधर, लो चलो बोलो। देखिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोलो, क्या बोलना चाह रही थी? एक शायरी बोलना चाह रहे थे। क्या बोलो? लाल फूल पीला फूल, पवन सर के पढ़ाने का तरीका ब्यूटीफुल। अरे वाह ये बहुत अच्छा बोले। और कुछ बोलेगी? नहीं, बस इतना ही है। इतना ही है? हाँ। अच्छा ठीक है। अब देखिए भाई साहब, ये बच्चों को तुम क्या बोलना चाह रहा था छोटू? तुम बता दो जरा सा, क्या बोलना चाह रहा था? हम भी इस कोचिंग के बारे में एक शायरी बोलना चाहते हैं कि कहते हैं, हीरो एक बार में हिरोशिमा शहर को उड़ा दे उसे परमाणु बम कहते हैं, और जो गधे को भी पढ़ाकर आर्ट्स तथा मैथ का जादूगर बना दे उसे पवन सर कहते हैं। चलो बोलो, शुरू करो। हम पढ़े हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री का, यूरोप में